हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आपका प्यारा साथी आप लोग के साथ वापस फिर से जुड़ चुका है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है फिजिक्स में ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स का जो कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर में हम लोग परिभाषा को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो भी बताने वाले हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होता है वो भी चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद उसकी बनावट देखेंगे। उसके बाद वो कार्य विधि किस प्रकार से कार्य करता है ना। उसके बाद उसमें कुंडली होती है, हो गया प्राथमिक कुंडली, हो गया द्वितीय कुंडली। तो इस प्रकार से आज हम लोग ये पूरे ट्रांसफार्मर को एक कड़ी से लेकर शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और उसमें शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग को परिभाषा से, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का परिभाषा। देखिए, इसको आप लोग कॉपी और पेन लेकर के अच्छे तरीके से नोट करिएगा जरूर, ठीक है। ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग कॉपी पेन ले लिए होंगे। देखिए, तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले परिभाषा बोले, और ये क्वेश्चन पूछता है, हम 5 नंबर आपके पास पक्का हो जाएगा। परिभाषा पहले बोले, ट्रांसफार्मर का परिभाषा क्या होता है, तो आपको बताना है कि यह एक ऐसा युक्ति है। युक्ति मतलब होता है कुछ वैसा यंत्र, है ना, जो क्या करता है, तो आगे देखिए, जो क्या करता है तो प्रतिवर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। देखिए, आपको इसी में परिभाषा, इसी में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता कहने का मतलब होता है एसी करंट, है ना, अल्टरनेटिव करंट उसको कहा जाता है। और डीसी कहने में होता है डायरेक्ट करंट, यानी उसको दृष्ट धारा कहते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, बच्चा पूछेगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस धारा को प्रवाहित करता है, क्या एसी करंट को प्रवाहित करता है या डीसी करंट को। तो याद रखना, ट्रांसफार्मर किसको प्रवाहित कर रहा है, एसी करंट को प्रवाहित कर रहा है, डीसी को प्रभावित नहीं करता है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति, एकदम इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक ना, वहाँ एग्जाम में भी। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा कर सकता है। पूछा गया है सवाल कि किस वोल्टता को ज़्यादा करेगा, ज़्यादा या कम करेगा, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। डिपेंड करता है वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर। अगर ऊंचाई रहेगा तो क्या करेगा, कम से ज़्यादा करेगा, अगर अपचाई रहेगा तो ज़्यादा से कम करेगा, ये आगे बताने वाले, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का परिभाषा। अब है हम लोग का ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। देखिए, बोला कि ट्रांसफार्मर एक अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, इसको आप खड़े याद रखिएगा, ये 2 लाइन आपको खड़े याद रखना है, इसको नोट पॉइंट में कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कौन काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। आप कहिएगा सर अन्योन प्रेरण क्या है। देखिए, तो फिजिक्स में आप पीछे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण दोनों आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण इंपॉर्टेंट भी है, और इन दोनों में क्या रिलेशन है इसे देखिए। स्वप्रेरण कहने का मतलब होता है कि वो अपने आप में अगर एक कुंडली में धारा प्रवाहित करे तो दूसरा कुंडली में अपने आप धारा प्रवाहित हो जाता है, उसको कहते हैं अन्योन प्रेरण या फिर स्वप्रेरण। अन्योन प्रेरण मतलब होता है कि जब एक कुंडली में धारा को प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में अपने आप धारा प्रवाहित हो जाए। मतलब अन्योन हो गया ये, मतलब कि अपने कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब आपके पास कोई कुंडली है और उसमें अगर करंट दीजिएगा तो दूसरा कुंडली में अपने आप धारा प्रवाहित होने लगेगा, यह कहते हैं अन्योन प्रेरण। लेकिन स्वप्रेरण मतलब कि अपने आप कुंडली में अपने आप धारा प्रवाहित होने लगता है, स्व माने स्वयं, ठीक है। तो ये जो है ना वो अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है। आपको जब आगे पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि जब एक कुंडली में ट्रांसफार्मर के जब एक कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में धारा अपने आप प्रवाहित होने लगता है, इसीलिए इसको कौन सा प्रेरण कहते हैं, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता हुआ कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, यह प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए कार्य करता है, बल्कि दृष्ट वोल्टता के लिए कार्य नहीं करता। आपको ध्यान रखना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत के लिए काम करता है, तो मतलब किस धारा के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता को मापेगा, ये दृष्ट वोल्टता को नहीं मापेगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। चलिए, तो आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग इसको लिख रहे होंगे सही ढंग से, लिखना भी है, नहीं लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार बात करना है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होता है।
कितना प्रकार? 2 प्रकार। एक को कहा जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये पूछा गया है कि पहला ट्रांसफार्मर क्या नाम है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा का नाम है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, पहला ऊंचाई और दूसरा क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर। अच्छा सर एक सेकेंड, पहले आप हमको एक बात समझा दीजिए कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो एक बात याद रखना, ध्यान से देखो, वैसा ट्रांसफार्मर, जैसे देखिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर करता क्या है कि जब जैसे कब वहाँ से वोल्टेज कम दिया तो ट्रांसफार्मर का मेन काम यही है कि कम वोल्टेज को बेसी करना या ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो उसको कम करना। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करेगा, ऊंचाई, देखो ऊंचाई में क्या होता है, ऊंचा, यानी आपको कहना है कि वैसा ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्ट को क्या करता हो, उच्च वोल्ट में बदलता हो, जो निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में क्या करता हो, बदलता हो, उसे क्या कह देते हैं, उसे कहेंगे हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या सर ऐसा ही एग्जाम में लिखेंगे? तो बिल्कुल आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डैश दे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताएं कि जो निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में बदलता है उसको कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। याद रखना, इसमें फेरों की संख्या जो है वो N2 बड़ा होगा और N1 छोटा होगा। याद रखना, जैसे मान लेते कि ये फेरों की संख्या के N2 बोले हैं और ये वाला फेरा है इसको बोले हैं N1, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करना पड़ता है हमको कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में N2 को बड़ा रखना पड़ता है और N1 को छोटा रखना पड़ता है। कभी कभी N2 N1 नहीं लिखता है तो याद रखना वो ऐसे लिखेगा कि NS को बड़ा रखो और NP को छोटा रखो। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे लिखे चाहे तो ऐसे लिखे, आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में क्या करता हो, कन्वर्ट करता हो, यानी बदलता हो। उसमें N2 जो है वो बड़ा रहेगा, N1 जो है वो छोटा रहेगा। अगर S और P से बात करेगा तो NS जो है वो बड़ा रहेगा और NP जो है वो छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है अपचाई ट्रांसफार्मर। अगला है अपचाई ट्रांसफार्मर, गौर कीजिएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। हल्का फल्का कहीं अगर लिखने में मिस्टेक हो रहा होगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। अपचाई ट्रांसफार्मर जस्ट इसका उल्टा कर दो, ये निम्न वोल्टता को उच्च में बदल रहा था, अब ये कहेंगे कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता को किस में कन्वर्ट करता हो, जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करता हो, यानी निम्न वोल्टता में बदलता हो। क्या करता हो, बदलता हो। देखिए ये सभी बच्चे को पता है कि जो फेरों की संख्या है ना वो N2 बड़ा होता है, N1 छोटा है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम, ज़्यादा करके बच्चों को ये नहीं मालूम रहता है कि ये केवल ऊंचाई में होता है, अपचाई में ये उल्टा हो जाता है। अपचाई में N1 बड़ा हो जाएगा और N2 छोटा हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर S के साथ बात करें तो बस जस्ट उल्टा कर दो, NP बड़ा हो जाएगा और NS छोटा हो जाएगा। ध्यान रखना ये बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा करना होगा आपको आगे ले जा करके। ठीक है, चलिए आशा करते समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना है लेते चलिएगा, आगे समझा देंगे हम। ठीक है, आगे के लिए रेडी रहिए। हम लोग का टॉपिक है बनावट। अब बनावट देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के बनावट क्या होता है। तो अगला बनावट बात करेंगे कि नरम लोहे के क्रोड को पटलित कर भंवर धारा का मान कम करता है। ये जो बनावट है इसकी ऐसी होती है, देखो कभी कभी सवाल ऐसे पूछा हुआ है कई बार कि बताइए कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो पतला क्यों होता है। तो इधर बहुत वीआईपी क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड पतला क्यों होता है। तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड पतला इसीलिए होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न हो जाने के कारण, भंवर धारा क्या होता है वो फिजिक्स में बता दिया गया है। और आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि नहीं पता है तो आप लोग कहिएगा तो वीडियो हम बना देंगे, इसी के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, तो नरम लोहे की क्या करता है कि नरम लोहे के मतलब क्रोड को, मतलब क्रोड मतलब होता है एक छड़ जो कि एक पटली, देखिएगा ट्रांसफार्मर में दोनों तरफ एक पतला पतला झंझरा टाइप से लगा हुआ रहता है, तो नरम लोहे का बना हुआ होता है। और वो करता क्या है कि उसका क्रोड इतना पतला होता है कि वो भंवर धारा को उत्पन्न करने नहीं देता है, और भंवर धारा का मान हमेशा क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर अच्छे तरीके से कार्य कर पाती है। तो बनावट में हो गया कि नरम लोहे की क्रोड को पटलित कर भंवर धारा का मान कम करता है, ये इसकी बनावट है। कार्य विधि बात करें तो अभी जस्ट आपको कार्य विधि समझाए थे हम कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट कहते हैं उसमें को प्रवाहित करते हैं
तो द्वितीय कुंडली में धारा अपने आप क्या हो जाता है, प्रेरित या फिर प्रेरित होने लगता है। इसी को तो बताए थे कि यह अन्योन्य प्रेरण होता है। देखिए ध्यान से, जब तक आप कुछ नहीं करिएगा तब तक समाज आपको कुछ कहने वाला या फिर कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। आपको आगे कदम उठाना पड़ेगा बचवा, चाहे आप किसी भी हालात में उठाइए, ठीक है। हमारा एक ही सिद्धांत रहता है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। नहीं हो रहा तो छोड़ दो, जाने दो, और अगर होने के लिए ठान लिए है तो फिर जान लगा दो, ठीक है। तो या तो जाने दो या फिर जान लगा दो। अपने कॉपी में आज लिखो कि या तो जाने दो या फिर जान लगा दो। तो ये हो गया कार्यविधि आपका, ठीक है ना। चलिए अब एक एक हम लोग देखते हैं प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, द्वितीय कुंडली में क्या होता है, ठीक है। गौर कीजिएगा। प्राथमिक कुंडली में कहेंगे तो ये होता है माइनस का NP और इंटू का हो जाएगा आपको जाकर के डेल्टा थीटा। डेल्टा इससे त्रिभुज के जैसा बनाएगा, कोई इसको त्रिभुज नहीं पड़ेगा, डेल्टा है, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा फाई। ये प्राथमिक का बात कर रहे हैं, ये प्राथमिक कुंडली के लिए, ठीक है। प्राथमिक कुंडली। आप बात करते हैं द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली, तो द्वितीय कुंडली में यहाँ पे EP है वो ES में बदल जाएगा, और बस सेम इसी प्रकार से लिखना है ENS और इंटू में डेल्टा थीटा बटा डेल्टा साई। इसको साई पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब कहेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, को तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो जब तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सेम रहता है उसको आपको इस प्रकार से लिखना, ठीक है। देखिए EP है तो इधर कहेंगे AP, और बराबर किस तरफ, इसमें क्या था ES, और इधर ये तो कट जाएगा, सेम है तो कट जाएगा, तो इधर बचेगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा NP बटा का NS बचेगा। तो आपको ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डालता है कि ट्रांसफार्मर के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है, तो EP बटा ES और बराबर में NP बटा NS, ठीक है। चलिए तो आपको आशा करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी वीडियो रहेंगी आपके पास सबसे पहले चला जाएगा, ठीक है। चलिए नाइस टू मीट यू, मिलते हैं आप सबसे इसी प्रकार अगले क्लास में। ओके चलिए, गुड बाय।